स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं अपने इस क्लास में चर्चा करूंगा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो फ्रेंड्स एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए सेफ्टी इंजीनियर, एज ए HSE ऑफिसर के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं या इस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए हमारा ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति के डेली लाइफ का इलेक्ट्रिसिटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे हमारा पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे हमारे घर में यूज़ होने वाले सारे अप्लायंसेज, गैजेट्स, टूल्स इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ऑपरेट होते हैं, या हमारे वर्क प्लेस पे या प्लांट कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज़ होने वाली मशीनरीज और इक्विपमेंट भी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही ऑपरेट होती है। तो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे वर्क को इजी बनाता है, हमारे काम को आसान बनाता है, वहीं इसके साथ कुछ हज़ार्ड्स भी जुड़े हुए, खुद खतरे भी जुड़े हुए। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी इसका अनसेफ यूज़ करेंगे, इम्प्रॉपर यूज़ करेंगे, असुरक्षित ढंग से इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या है, कॉज ऑफ इंजरी बन जाएगा, कॉज ऑफ सीरियस इंजरी बन जाएगा, कॉज ऑफ डेथ भी बन सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हज़ार्ड्स, क्या क्या हज़ार्ड्स है उसको हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है और उसके साथ जुड़े और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना होगा तो हम इन हज़ार्ड्स से बच सकते हैं। मतलब कि क्या क्या इसके कंट्रोल्स मेजर हैं जो हम जिन चीज़ों को हम अप्लाई करके, जिन चीज़ों से हम बचकर इलेक्ट्रिसिटी के साथ सेफ तरीके से काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन लिखा है एक सिंपल लाइन का। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी। विद्युत धारा ऊर्जा का एक स्रोत है और उस ऊर्जा के स्रोत के माध्यम से हम अपनी मशीनरीज, इक्विपमेंट्स और सारे चीज़ को ऑपरेट्स करते हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा का स्रोत और हम जानते हैं ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का ये सिंपल लाइन का डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो है ये फिजिक्स का नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट को टारगेट करके बनाया हूँ और यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हज़ार्ड्स, उसके कंट्रोल्स मेजर और जो भी सेफ्टी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है उस पहलू पे मैं चर्चा करूँगा। तो पहले आप इसका डेफिनेशन याद कीजिए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए जो कुछ हज़ार्ड्स हैं, सबसे मेन हज़ार्ड्स इससे जुड़ा हुआ मेजर हज़ार्ड जो एसोसिएटेड है इलेक्ट्रिसिटी से वो क्या है कि इलेक्ट्रिकल शॉक का खतरा है। उसके बाद क्या है, फायर एंड एक्सप्लोशंस का खतरा है, आग लगने का खतरा है इलेक्ट्रिसिटी से। हम लोग जानते हैं कि जितने भी आग लगती है उसमें 90% या 80% आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। उसके बाद क्या है कि आर्क फ्लैशिंग है, आर्क फ्लैशिंग की वजह से भी फायर होता है। कहीं हम देखें आर्क फ्लैशिंग का मतलब चिंगारी, कहीं देखेंगे जब दो तार आपस में सटेगा तो एक स्पार्क निकलेगा। ट्रांसफार्मर के आसपास देखेंगे बड़ी मात्रा में स्पार्क निकलता है, तो क्या है वो कॉज ऑफ फायर बन जाता है। और इसके अलावा बर्न, अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो शॉक के साथ साथ हमारा बॉडी पार्ट्स भी जल सकता है। तो ये कुछ हज़ार्ड्स इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़े हुए हैं जिसे मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। और इसके अलावा एक एडिशनल हज़ार्ड भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ा हुआ है जो फॉल फ्रॉम हाइट। अगर हमें इलेक्ट्रिकल शॉक्स लगेगा तो क्या होगा कि अगर हम ऊंचाई पे हैं या खड़े हैं कहीं पर तो गिर सकते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से। तो ये 5 हज़ार्ड जो इलेक्ट्रिसिटी से एसोसिएटेड है, इसे आप याद कर लीजिए। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या हज़ार्ड है, तो ये 5 पॉइंट आप उसमें आंसर में बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है हमें तो क्या क्या हो सकता है उसके नुकसान, इस पर हमने गौर किया कुछ। तो इसमें क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के बाद फिब्रिलेशन होगा, मतलब कि हृदय गति बढ़ जाएगी, आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा, फिब्रिलेशन होगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, हार्ट की गति रुक जाएगी। इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की वजह से हृदय गति रुक जाएगी जिससे कि डेथ हो सकता है। उसके बाद कोई ऑर्गन्स, हमारा इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो सकता है, कोई बॉडी पार्ट्स डैमेज हो सकता है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉक्स ए पर्सन में सफर फ्रॉम फिब्रिलेशन, कार्डियक अरेस्ट, डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, डैमेज टू द इंटरनल ऑर्गन्स। हमने यहाँ पर लिख दिया कि इलेक्ट्रिकल शॉक से क्या क्या हो सकता है। तो ये तो हज़ार्ड थे उसके। अब इन खतरों से हम कैसे बचें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का तो हमें हर वक्त यूज़ करना है, चाहे अपने घर में हो या वर्क प्लेस पे हो। तो इन खतरों से हम बचें कैसे, तो कुछ चीज़ों को अगर हम अवॉइड करेंगे, कुछ चीज़ों को अगर हम ध्यान देंगे, उन चीज़ों से अगर हम बचेंगे तो हम इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हज़ार्ड से अपने आप को बचा सकते हैं। तो उसमें 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद कर लेना है अपने इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है कि हमें अवॉइड करना है यूज़ करने से डैमेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। हमें डैमेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करना है। किसी भी इक्विपमेंट्स, मशीनरीज को सिलेक्ट करते हुए, इस्तेमाल करते हुए हमें ये देखना है कि क्या इसमें ये डैमेज तो नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है, ब्रोकन तो नहीं है, या पुराना तो नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि डैमेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को हम कैसे चेक करेंगे, उसका सर्टिफिकेशन कंपनी में क्या है, एक पॉलिसीज़ होती है कि एक कलर कोड उस पर लगाया जाता है। क्या होता है वो कलर कोड के एक इलेक्ट्रिकल ऑथराइज इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स जो होता है वो इक्विपमेंट्स को चेक करके उस पर एक कोड लगा देता है, जो कि वर्कर्स के लिए या फिर जो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं उनके लिए एक साइन होता है कि नहीं ये इंस्पेक्टेड है और सही है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप अपने वर्क प्लेस पे अपने इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या मशीनरीज जब भी यूज़ करें तो इन कलर कोड्स को ध्यान दें, उसके सर्टिफिकेशन को ध्यान दें और देखें कि ये इंस्पेक्टेड और सर्टिफाइड है कि नहीं। तो पहला चीज़ हमें अवॉइड करना है डैमेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। दूसरा, डैमेज इंसुलेशन केबल। डैमेज इंसुलेशन केबल में हमें कोई भी केबल का अगर इंसुलेशन फटा हुआ है, कटा हुआ है, या एब्रेशन है, रगड़ खाया हुआ है, तो हमें उस तरह के केबल को यूज़ नहीं करना है। उस तरह के केबल को रिफ्यूज़ करना है यूज़ करने से, अपने वर्क प्लेस से उसे हटा देना है। और क्या, कभी भी इलेक्ट्रिकल टेप से उसे कवर करने की कोशिश नहीं करना, बल्कि हमें उसे रिप्लेस करना है नए केबल के
केबल के साथ। और क्या होता है कि अगर मैं वर्क प्लेस का बात करूं, कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह में देखते हैं कि वर्कर्स जो है एक्सटेंशन कोड का यूज़ करते हैं। एक्सटेंशन कोड का यूज़ नहीं, कोई किसी मशीनरीज को अगर ऑपरेट करना है तो वो सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी एक्सटेंशन कोड के माध्यम से अपने वर्क प्लेस तक लाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो केबल है वो जहाँ तहाँ बिछा करके ज़मीन में लेके आते हैं, कहीं पर शार्प स्ट्रक्चर से वो टच हो रहा, कहीं पर वो किसी आयरन के रड से आ रहा। तो इससे क्या होगा कि अगर वो उस वहाँ पर कट जाएगा तो उसमें क्या होगा, पूरे स्ट्रक्चर में करंट आ सकता है। तो कभी भी आप अपने वर्क प्लेस पे जब एक्सटेंशन कोड का यूज़ करें तो केबल का एक प्रॉपर मैनेजमेंट करें आप, कि सही तरीके से सही ढंग से ही केबल ले जाएं, कि वो कॉज ऑफ ट्रिप नहीं बन जाएगा, फिर उसे किसी शार्प एजेस स्ट्रक्चर के साथ बांध के ले जा रहे हैं जिससे वो कट जाएगा, पूरे स्ट्रक्चर में करंट आ सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है केबल मैनेजमेंट्स में, आप वर्क प्लेस पर मेनली। उसके अलावा क्या है, तीसरी चीज़ है कि आपको इनएडुक्वेट वायरिंग नहीं करना है। वायरिंग वैसा ही करवाना है, मतलब कि इस चीज़ को ध्यान में रखना है वायरिंग करवाते वक्त, इस वायरिंग के माध्यम से हम क्या क्या चीज़ ऑपरेट करेंगे, मतलब किस तरीके की मशीनरीज ऑपरेट करेंगे। अगर फैन और बल्ब चलाने के लिए नॉर्मल जो वायरिंग हम घर में करवाते हैं उसके थ्रू अगर हम बड़ी बड़ी मशीनरीज चलने लगे का यूज़ करने लगे, ऑपरेट करने लगे, तो क्या होगा, वो ओवर हीट हो जाएगा और हमारा वायरिंग जो है वो पिघल कर गिर जाएगा, कॉज ऑफ फायर बन जाएगा। तो इनएडुक्वेट वायरिंग नहीं करवाना है। अगर प्लांट के लिए करवा रहे हैं तो उसी के स्टैंडर्ड के मुताबिक कराएंगे, अगर घर के लिए करा रहे हैं तो उसी तरह कराएंगे। तो इनएडुक्वेट वायरिंग से अवॉइड करना है, मतलब कि पर्याप्त वायरिंग करवाना है। चौथा पॉइंट है एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट। एक्सपोज मतलब खुला हुआ इलेक्ट्रिकल पार्ट, मशीनरीज या इक्विपमेंट्स का वैसा पार्ट जहां पर से विद्युत धारा प्रवाह हो रही और वो पार्ट कवर नहीं है बल्कि खुला हुआ। तो उससे क्या होगा, कोई भी उसके कांटेक्ट में आ सकता है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट्स या वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, कोई ऐसा आपको मशीनरीज या इक्विपमेंट्स मिलता है जिसका एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, तो क्या करना है, तुरंत उसको सप्लाई को बंद करना है और इन्फॉर्म करके उसे रिप्लेस करवाना है या फिर उसे कवर करना है। तो एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के साथ हम काम नहीं करेंगे या एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के नज़दीक हम नहीं आएंगे। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा, ओवरलोड क्या होता है कि ओवरलोड मेन कॉज है शॉर्ट सर्किट का। और शॉर्ट सर्किट मेन कॉज है फायर का। तो हमें ओवरलोड से हमेशा बचना है। ओवरलोड क्या होता है कि कुछ पैनल्स, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, कुछ प्लग में हम उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ों को ऑपरेट करने लगते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है या एक प्लग है, उसमें क्या है कि 10 तरह के इक्विपमेंट्स को जोड़ दिया हमने, तो क्या होगा कि ओवरलोड हो जाएगा, उससे ओवरलोड होगा, उसके बाद क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किट होगा, फिर कॉज ऑफ फायर बनेगा। तो ओवरलोड से हमें बचना है। और छठा पॉइंट की अगर बात करें, छठे पॉइंट की, तो इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग क्या है, सिंपल अर्थिंग। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि पावर जनरेटर हो गया या फिर क्रेन भी आप अगर यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ऑपरेट होती है उसका ग्राउंडिंग होना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ही है, अगर आप उसमें ग्राउंडिंग नहीं करेंगे तो अगर उसके बॉडी में कभी करंट आएगा तो क्या होगा कि उसी में घूमेगा और अगर कोई बंदा उसके टच में आता है तो उसको शॉर्ट लग जाएगा, इलेक्ट्रिकल शॉक। तो इसके लिए क्या है कि आपको एक अर्थिंग प्रोवाइड करना है जो कि ज़मीन के अंदर उस अनवांटेड वोल्टेज जो भी है उसको ज़मीन के अंदर भेज दे। तो ग्राउंडिंग का हमेशा ध्यान रखना है किसी भी इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करने से पहले, चलाने से पहले। उसके बाद सातवां पॉइंट है ओवरहेड पावर लाइन। ओवरहेड पावर लाइन के नज़दीक आपको काम करने से हमेशा बचना है। ओवरहेड जैसे कि क्रेन से अगर हम क्रेन ऑपरेशन से कोई चीज़ का इरेक्शन कर रहे हैं तो क्या है कि क्रेन का बूम अगर ओवरहेड पावर लाइन के नज़दीक है तो इसको ध्यान देना है कि वो सटेगा तो पूरे क्रेन में करंट आएगा और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन साइट्स और प्लांट में स्काफोल्डिंग बनती है। स्काफोल्डिंग का मतलब जैसे कि भाड़ा बनता है ऊपर काम करने के लिए, उसमें क्या है कि अगर वो स्काफोल्डिंग इरेक्शन के दौरान हम ध्यान नहीं देंगे कि ओवरहेड पावर लाइन आसपास है, क्या है, हमारा पाइप है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, जो कंपोनेंट्स है स्काफोल्डिंग का, वो क्या होगा, टच हो सकता है ओवरहेड पावर लाइन का। तो हमें हमेशा अवॉइड करना है ओवरहेड पावर लाइन को, मतलब कि जो ऊपर से अगर जहाँ पर हम काम कर रहे हैं अगर ऊपर से कोई पावर लाइन गया हुआ तो उससे हमें मिनिमम जो है 10 फीट की दूरी मेंटेन करना है। मिनिमम 10 फीट की उसकी दूरी मेंटेन करना है, पहले तो अवॉइड करना है काम करने से, अगर नेसेसरी हो तो 10 फीट की दूरी हमें ओवरहेड पावर लाइन से जो है मेंटेन करना। उसके बाद आखिरी है वेट कंडीशन। ये 8 पॉइंट में आखिरी वेट कंडीशन है। वेट कंडीशन मतलब भींगा हुआ, गीले हाथ से, जैसे सिंपल हमें स्विच भी नहीं ऑन करना है, क्योंकि वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम वाटर में मतलब कि भींगे हुए मौसम में, गीले मौसम में या गीली जगह पे जाके, भींगा हुआ जगह पे जाके अगर हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को यूज़ करेंगे तो वो कॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट बन सकता है, कॉज ऑफ वो आपका इलेक्ट्रिकल शॉक बन सकता है। तो क्या है, वेट कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में नहीं आना। तो ये 8 पॉइंट है, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या होता है प्लांट और इंडस्ट्रीज़ में कि एक प्रोसीजर फॉलो होता है, लोटो प्रोसीजर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी से अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोटो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लोटो का मतलब हुआ लॉक आउट और टैग आउट। लॉक आउट टैग आउट क्या प्रोसीजर है, इसे मैं अगर आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो जैसे मुझे ये फ़ैन अगर हमारा ख़राब हो गया, मैं इसे बनाना चाहता हूँ, तो इसको अगर बनाने के लिए मैं इसकी मरम्मत करने के लिए अगर मैं इसके पास गया हूँ तो इसको तो पहले मेन लाइन से आइसोलेट करेंगे। मेन लाइन से हमने स्विच ऑफ कर दिया, इसके वायर को काट दिया, लेकिन जो नेक्स्ट पर्सन जिसको मालूम नहीं है कि इस पंखे की मरम्मत की जा रही है, कोई पर्सन
पर्सन इसे बना रहा है वो क्या आएगा, वो आएगा और उसको ऑन कर देगा, उसको ऑपरेट कर देगा, तो क्या होगा कि कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक हमारे लिए बन जाएगा। तो ऐसा कोई बंदा ना करे, इसी के लिए लॉक आउट और टॉग आउट प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है कि जो आदमी काम कर रहा है वो इंश्योर हो कि तब तक जब तक हमारी काम खत्म नहीं हो जाएगी इस चीज़ को कोई ऑपरेट नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या होता है, एक लॉक लगा दिया जाता है, जहाँ पर से आइसोलेट किया गया है वहाँ पर एक टैग लगा दिया जाता है, और उसकी की जो है वो की उसके पास रहता है कि जो कि काम में, जो कि उसका रिपेयर कर रहा है, जो कि उसकी मरम्मत कर रहा है। तो इसके लिए कि वो मतलब कि सिक्योर फील करता है, कॉन्फिडेंट फील करता है कि नहीं कोई इसको ऑपरेट नहीं कर सकता, ये तो लॉक है और इसका की हमारे पास है, जब मैं इसको बना लूँगा फिर से इसको मैं जाके जोड़ूंगा तभी ऑपरेट होगा। तो ये लोटो प्रोसीजर एक लोटो परमिट इंडस्ट्रीज़ में या प्लांट में आप काम करते होंगे तो मालूम होगा, एक लोटो परमिट इशू होता है, एक लोटो सर्टिफिकेट इशू होता है, जिसमें क्या है कि एक ऑथराइज टेक्नीशियन आएगा जो कि आइसोलेट करेगा, एक पूरा प्रोसीजर उसका होता है। तो इसलिए मैंने लोटो का यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है कि लोटो लॉक आउट टैग आउट इज ए सेफ्टी प्रोसीजर यूज टू इंश्योर अबाउट इट। ये एक सेफ्टी प्रोसीजर है और इसका इस्तेमाल ये चीज़ को इंश्योर करने के लिए किया जाता है कि डैट डेंजरस मशीनरीज इज शट ऑफ, मतलब वो डेंजरस मशीनरीज जिस पे आप काम कर रहे हैं वो बंद है। डैट एनर्जाइज्ड लाइन इज डी एनर्जाइज, जिस पे आप काम कर रहे हैं वो एनर्जाइज्ड लाइन नहीं है, वो डी एनर्जाइज्ड है, और वो तब तक ऑन नहीं होगी जब तक कि आपका मेंटेनेंस वर्क पूरा नहीं होगा। तो डेफिनेशन को आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली याद कर लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से जुड़ा हुआ, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटीज़ में, कुछ वर्ड्स जैसे कि AC, DC, एम्पेयर, वोल्ट, और कुछ सेफ्टी डिवाइस का हम यूज़ करते हैं, ELCB, MCB, अर्थिंग, फ्यूज़। तो इसके बारे में मैं अपने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के क्लास पार्ट 2 में चर्चा करूँगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और